Hello all of you. This is me, Prashant Devnath, and welcome back to our channel Banking Figure. How to crack reasoning in banking exam. ये सिर्फ बैंकिंग एग्जाम के लिए नहीं, ऑल्सो इंश्योरेंस एग्जाम के लिए। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम पे जो रीजनिंग सब्जेक्ट है उसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क कैसे एग्जामिनेशन पे ला सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये सेशन उन सभी के लिए हेल्पफुल होगा जो एक बिगिनर है और बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं, जैसे कि SBI, IBPS, RBI एंड ऑल्सो LIC। और एक चीज़ आप देख सकते हो, ए टू जेड रीजनिंग ये क्या है, इसका मतलब क्या है। तो ये एक गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। तो आगे जाके आपको पता चलेगा, तो सेशन की एंड तक बने रहिए मेरे साथ। जो भी लोग इस सेशन को देख रहे हो, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस रिलेटेड अपडेट मिलता है। ऑल्सो रीजनिंग जो है उसका कंप्लीट गाइड मिलता है यहाँ पर। दिस आवर ऑल्सो टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर जो भी सेशन होता है उसका जो PDF है वो पर दिया जाता है। ऑल्सो इम्पोर्टेंट जो PDF होता है, ई बुक्स होता है, वो भी यहाँ पर मिलता है। एंड क्विज भी होता है इस जो चैनल है हमारा। तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। तो आप बताएं, हाउ टू क्रैक रीजनिंग बैंकिंग एग्जाम, हमारी जो एक्चुअल पॉइंट। तो उसके पहले जानना ज़रूरी है रीजनिंग का कितने टाइप की रीजनिंग रीजनिंग का कितने पार्ट होते हैं एंड कितने चैप्टर होते हैं एंड कितने टॉपिक होता है। ओके, लेस्टर जस्ट मिनट। तो ये जो रीजनिंग है, रीजनिंग के बेसिकली 3 पार्ट होता है, जो है वर्बल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग, और जो हमारे लास्ट है लॉजिकल रीजनिंग। तो वर्बल रीजनिंग के अंदर कौन कौन सी चैप्टर आते हैं? वर्बल रीजनिंग के अंदर आता है जो अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग एंड डाटा रिलेशन, डायक्रोन टेस्ट, ऑर्डर रैंकिंग, पजल, सेटिंग अरेंजमेंट और डाटा डाटा सफिशिएंसी, DS। इसके बाद जो एनालिटिकल रीजनिंग है, उस एनालिटिकल रीजनिंग पे आता है हमारा जो सिलोगिज्म, इनइक्वालिटीज एंड मिशन इनपुट। एंड लास्ट में जो लॉजिकल रीजनिंग है, वो पर हमारा मिलता है लॉजिकल रीजनिंग। ओके, तो ये 3 पार्ट होते हैं, वर्बल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। देन हम देखेंगे ये जो हमारा ये जो तुम्हें सिलोगिज्म है, उसके अंदर कौन कौन सी टॉपिक आते हैं। सिलोगिज्म के अंदर होता है हमारा लॉजिकली फॉलो, डेफिनेटली फॉलोस, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, लॉजिकली एंड डज नॉट फॉलो, कोडेड सिलोगिज्म, रिवर्स सिलोगिज्म एंड आउट ऑफ द बॉक्स सिलोगिज्म। उसके बाद आता है इनइक्वालिटीज। ओके, इनइक्वालिटीज से होता है सिंपल इनइक्वालिटीज, comma based inequalities, reverse inequalities and coded inequalities, pillar inequalities and out of the box inequalities। देन जो कोडिंग डिकोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग से बनता है हमारा बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग, लेटर एंड नंबर कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, कंडीशनल कोडिंग एंड मशीन कोडिंग, मैथमेटिकल कोडिंग एंड देन न्यू पैटर्न कोडिंग। ओके, देन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से जो टॉपिक होता है ये है लेटर सीरीज, डिजिट सीरीज एंड अल्फान्यूमेरिक सीरीज, नंबर सीरीज, वर्ड सीरीज, मिसलेनियस जैसे कि पेयर एंड वर्ड फॉर्मेशन एंड रिजल्टेंट बेस्ड सीरीज एंड मल्टीपल सीरीज। देन जब ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन होता है बेसिस बेस्ड ब्लड रिलेशन एंड कोडेड ब्लड रिलेशन। डायरेक्शन डिस्टेंस से होता है पैसेज बेस्ड डायरेक्शन डिस्टेंस एंड कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस, एंगल बेस्ड डायरेक्शन डिस्टेंस, आउट ऑफ द बॉक्स डायरेक्शन डिस्टेंस। देन उसके बाद जो पजल है, पजल में होता है क्लासिफिकेशन पजल, डे मंथ और ईयर बेस्ड पजल, बॉक्स बेस्ड पजल, फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पजल, सिलेक्शन बेस्ड पजल, कंपैरिजन बेस्ड पजल, पोस्ट बेस्ड पजल एंड न्यू पैटर्न की पजल भी होता है। एंड देन हमारा जो आता है सेटिंग अरेंजमेंट। सेटिंग अरेंजमेंट होता है सर्कुलर बेस्ड सेटिंग अरेंजमेंट, स्क्वायर बेस्ड सेटिंग अरेंजमेंट, रेक्टेंगल बेस्ड, ट्रायंगल, पेंटागन एंड हेक्सागन बेस्ड एंड लिनियर बेस्ड एंड पेंडुलम बेस्ड। एंड जो DS है, DS से होता है जो 2 स्टेटमेंट पर भी होता है, 3 स्टेटमेंट, 5 एंड न्यू पैटर्न का भी कभी कभी DS आता है। Then जो मशीन इनपुट से होता है शिफ्टिंग एंड अरेंजमेंट एंड कोडिंग, लॉजिक बेस एंड बॉक्स बेस एंड न्यू पैटर्न। देन जो लॉजिकल रीजनिंग, उसमें से होता है कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड assumption, inference, cause and effects and mixed equation।
तो यहाँ पर तो खत्म हो गया। हमने पहले देखा रीजनिंग का 3 पार्ट होता है, जो है बारबेल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसमें से कितने चैप्टर होता है ये भी हमने देख लिया। इसके बाद उस चैप्टर से भी कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है, कैसे कैसे कितना टॉपिक रहता है, ये भी हम देख लिया। देन आता है हमारे प्री एग्जाम पे कौन कौन सी चैप्टर रहता है, एंड मेंस एग्जाम पे कौन कौन सी चैप्टर रहता है। जो प्री एग्जाम होता है, प्री एग्जाम पे हमारा तो रहता है अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग एंड ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सिलोगिज्म्स, इनइक्वालिटीज, पजल्स एंड सेटिंग एल्गोरिथम। इसके बाद जो मेंस एग्जाम में होता है, ये तो सब रहता है। प्लस हमारा जो एड होता है, डीएस है, डाटा सफिशिएंसी, देन जो मशीन इनपुट एंड हमारा लॉजिकल रीजनिंग। ओके, ये हमारा प्री पे होता है, रहता है। एंड देन ये जो सेम हमारा प्री का ये ऐड होता है, ये तो रहता है, प्लस ये जो तीन है ये हमारा ऐड होता है, ऐड हो जाता है मेंस पर। देन क्वेश्चन ट्रेंड एनालिसिस रीजनिंग ऑफ टू मेजर एग्जाम्स, पीओ एंड क्लर्क। ये आईबीपीएस पीओ है, आईपीएस क्लर्क का जो एग्जाम एनालिसिस है, ये चार्ट देख के आप समझ सकते हो कौन सी चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आता है हमारा जो एग्जामिनेशन। तो ये बोथ पीओ एंड क्लर्क बोथ का भी है। देख सकते हो 2022, 2021, यहाँ पे शायद कुछ गलत हुआ है। जस्ट मिनट, अबाउट 2020 एंड यहाँ पर 2020। ओके, तो जो अल्फान्यूमेरिक सीरीज है, अल्फान्यूमेरिक सीरीज से 2022 में 22 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। एंड 2001 पे सिर्फ एक क्वेश्चन आया था। एंड 2020 में भी एक क्वेश्चन नहीं आया था। सेम यहाँ पर अगर ये तो पीओ का हो गया। अगर हम क्लार्क के लिए बात करें तो 2020 में देख सकते हो 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। एंड 2021 में 4 नंबर का क्वेश्चन आया था। एंड 2020 में 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। अगर आप पीओ के लिए जा रहे हो तो अल्फान्यूमेरिक सीरीज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। कभी कभी देखने को मिलता है, नहीं तो नहीं देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप क्लार्क के लिए जा रहे हो तो अगर ये इसको जरूर इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा, क्योंकि देख सकते हो 5 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर हर एक साल ऐसे चार पाँच क्वेश्चन आता ही है इस जो अल्फान्यूमेरिक सीरीज है। एंड पीओ में इतना ज़्यादा नहीं इसको इम्पोर्टेंट दिया जाता है। ओके, उसके बाद आता है जो कोडिंग। कोडिंग से देख सकते हो 2022 में 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। 2021 में एक क्वेश्चन भी नहीं, एंड 2020 में भी एक क्वेश्चन है। सेम अगर क्लार्क की बात करें तो 0 क्वेश्चन, 0 एंड 0। और एक चीज़ आप देख सकते हो, अगर आप पीओ के लिए जा रहे हो तो यहाँ पर कोडिंग डी कोडिंग को आपको पकड़ना पड़ेगा। लेकिन आप क्लार्क के लिए जा रहे हो तो उसका कोडिंग डी कोडिंग का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है यहाँ पर। ये देख सकते हो, ये जो 3 साल है यहाँ पर भी 0 0 एंड 0 क्वेश्चन। लेकिन अगर हम पीओ के लिए बात करें तो देख सकते हो 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन आया था। एंड देन जो आता है ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन से पीओ में आया था पहले 2022 में 3 नंबर ऑफ क्वेश्चन, इसके बाद 0, एंड इसके बाद 3 नंबर ऑफ क्वेश्चन। एंड देन हमारे जो क्लार्क की एग्जाम हुआ था 2022 में, यहाँ पर 3 नंबर ऑफ क्वेश्चन, एंड 2021 में 0, एंड 2020 में 2 नंबर ऑफ क्वेश्चन। इसके बाद देख सकते हो डायरेक्शन टेस्ट, जो 0 नंबर एंड 0, एंड यहाँ पर 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन आया था। क्लार्क के लिए बात करें तो पहले आया था 3 नंबर ऑफ क्वेश्चन, इसके बाद 3 नंबर ऑफ क्वेश्चन, एंड इसके बाद 0 नंबर ऑफ क्वेश्चन। रैंकिंग से भी कुछ क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ यहाँ पर आईपीएस क्लार्क पर 2021 पे एक क्वेश्चन था। एंड जो सिलोगिज्म होता है इस पे देख सकते हो 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। एंड देन जो क्लार्क पर भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नहीं था 2020 में, लेकिन 2021 में था 3 क्वेश्चन, एंड 2022 में था 3 क्वेश्चन। देन आता है हमारा इनइक्वालिटीज, इसमें 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन एंड 4 क्वेश्चन। के बाद आता है जो हमारा पजल एंड सेटिंग एजमेंट। जैसे कि देख सकते हो 2000 अगर 20 की बात करें तो 20 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन, 20 मार्क्स क्वेश्चन आया था। एंड 2021 में 22, एंड 2022 में 20 मार्क्स। एंड अगर हम सिम क्लार्क के लिए बात करें
जो 2020 में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, 2021 में भी 20 एंड 2022 में भी 20। एंड यहाँ पर डाटा सफिशिएंसी नहीं होता प्री एग्जाम पढ़ोगे। तो एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो आपको नोटिस कर पाओगे कि ये जो सारे सेक्शन है ये मिल के जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा तो क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट और पजल पे ही आता है। जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से अगर 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन आया, तो ये जो मिसलेनियस सेक्शन है ये सारे मिला के 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन है। तो सेम आपको भी ऐसी सिटिंग अरेंजमेंट और पजल को थोड़ा डीपली स्टडी करना है एंड उसको थोड़ा अच्छे से तैयार करना है, जैसे कि ये जो नंबर है ये यहाँ पर आप ज़्यादा मार्क ग्रैब कर पाओ। आप देख सकते हो 20+ हर एक ईयर में 20+ मार्क की क्वेश्चन रहता है सेटिंग अरेंजमेंट और पजल से। एंड बाकी जो सेक्शन होता है वहाँ पे बाकी जो मार्क वहाँ पे रहता है। जैसे कि यहाँ पे 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर यहाँ पे हुआ, तो 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से हो रहा है। बाकी जो मिसलेनियस और 2021 का हम अगर बात करें, तो यहाँ पे 22 नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 नंबर इंक्रीज हो जा रहे हैं फिर भी। और जो 13 नंबर ऑफ क्वेश्चन ये मिसलेनियस से कैरी कर रहे हैं। तो ऐसे आपको भी स्टडी करना है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है। ओके, तो यहाँ पर तो खत्म होता है हमारा एग्जाम एनालिसिस। ये चीज़ हम ये चार्ट हम देख के समझ सकते हो ओवरऑल 35 क्वेश्चन में से कौन सी चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन ग्रैब करता है। ओके, तो अब बात आता है कि इस रीजनिंग सब्जेक्ट को हम कैसे ट्रीट करें कि आगे आने वाले जितने भी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के एग्जाम है उसमें हम बेहतर कर पाए और एक अच्छे नंबर ग्रैब कर पाए एग्जामिनेशन में। ओके, तो अगर आप एक बिगिनर हो एंड 2024 में एग्जाम देना चाह रहे हो, तो आपके पास फिलहाल 9 मंथ बचा हुआ है। तो 9 मंथ क्यों बोल रहा हूँ, आप देख सकते हो। अगर 2023 का बात करें तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 मंथ मिलता है। एंड 2024 का आपको यहाँ पर 7 मंथ मिलेगा। ओवरऑल आपको 9 मंथ मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो 7 मंथ क्यों मिलेगा आपको, मैं क्लियर कर देता हूँ। जो बैंकिंग की जो एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट हो जाते हैं अगस्त मंथ से। तो जो भी प्रिपरेशन करना है जो भी है आपको अगस्त से पहले ही करना है। तो यहाँ पर आपको 7 मंथ मिल जाता है एंड वहाँ पर 2 मंथ, ओवरऑल आपको 9 मंथ। तो इस 9 मंथ को हम कैसे यूटिलाइज करें कि आगे आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन पे है वहाँ पे हम बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए। ओके, तो ये देखेंगे। तो पहले आप क्या करना पड़ेगा, पहले जो है पहले आपको इस रीजनिंग जो सब्जेक्ट है उसका फाउंडेशन करना पड़ेगा। हाँ, इसके फाउंडेशन करोगे, ऊपर ऊपर से फाउंडेशन नहीं, ये जो फाउंडेशन होगा कंप्लीट A to Z कंप्लीट फाउंडेशन करना पड़ेगा आपको डीपली। ओके, और ये फाउंडेशन करने में आपको मैक्सिमम 3 मंथ लग जाएगा। ओके, और अगर आप ये अभी से स्टार्ट करो तो अभी नवंबर है, तो नवंबर से जनवरी तक आपका फाउंडेशन खत्म हो जाएगा। जब भी आपका फाउंडेशन खत्म हो जाएगा, इसके बाद आपको एंटर करना है प्री प्लस मेंस पर। यहाँ पर एक प्रॉब्लम होता है कि हमारे जो बैंकिंग एक्सपीरियंस होता है इसका ख्याल इसके मन में यही ख्याल होता है कि अगर हम ऐसे तैयारी करेंगे, हम पहले प्री का तैयारी करेंगे फिर बाद में मेंस का तैयारी करेंगे। जैसे कि हमारे प्री एग्जाम निकल जाए फिर हम मेंस का तैयारी करेंगे। तो ये जो गलती ये आप मत कीजिएगा, एक ब्लंडर मिस्टेक है। क्योंकि अगर आप प्री एग्जाम एग्जाम देते हो, प्री एग्जाम की जो रिजल्ट आता है उसकी 20 या 15 डेज बाद ही आपका मेंस के एग्जाम होता है। अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम मिलता है तो 1 मंथ मिलता है। इसके ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलता है। तो आपको जो भी तैयारी करना है एक साथ करना है, फाउंडेशन के बाद साथ एक साथ लेके जाना है, प्री प्लस मेंस। ओके, तो आपको पहले प्री एंड उसके बाद आपको मेंस करना है। ये प्री और मेंस कैसे करोगे। ओके, अगर आप समझ सकते हो यहाँ पर किसी भी एक चैप्टर को आपने लिया, अगर आपने यहाँ पर सिलोगिज्म को लिया, सिलोगिज्म चैप्टर को स्टार्ट किया हो, तो पहले आपको प्री करना पड़ेगा, देन आपको उसका मेंस करना पड़ेगा। तो ये कैसे करेंगे, आपके पास एक बुक भी होना चाहिए इस रीजनिंग का। ओके, आपको पहले प्री का जो क्वेश्चन है
इस बुक से आपको सॉल्व करना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, इसके बाद इस प्री का जो सेक्शनल मॉक है ये आपको देना पड़ेगा। और ये सेक्शनल मॉक तब तक आपको देना पड़ेगा जब तक इस सेक्शनल मॉक की टाइम को आप बीट नहीं कर पाते और हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर नहीं पाते, तब तक ये सेक्शनल मॉक आपको देना पड़ेगा। देन आप जब इस टाइम को भी बीट कर पा रहे हो, यहाँ पर एक ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, देन आपका सेम इस बुक्स में से ही आपको मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड देन मेंस का जो सेक्शनल मॉक है ये आपको देना है। नहीं, ये मॉक तब तक दोगे जब तक इस मॉक की टाइम को आप बीट नहीं कर पाते हो एंड हर एक सवाल को सॉल्व नहीं कर पाते हो, तब तक ये जो मॉक है ये मॉक आपको देना पड़ेगा। ये जो सेक्शनल मॉक है कई ज़्यादा स्टूडेंट ये पर इग्नोर करते हैं, तो इसको एकदम भी इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि एक ब्लंडर मिस्टेक होने वाला है। ये सेक्शनल मॉक आपको देना पड़ेगा ही, तब जाके आप टाइम कवर कर पाओगे एंड एक अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जामिनेशन पे। ओके, अगर यहाँ पर आपने इतना ज़्यादा पहले आपका फाउंडेशन कर लिया, फिर अगर प्री और मेंस कर रहे हो तो आपको यहाँ पर भी आपको मैक्सिमम टाइम 3 मंथ लगने वाला है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर फेब से जून तक आपका लग जाएगा। नहीं, जस्ट फेब से अप्रैल, फरवरी मंथ से अप्रैल मंथ तक आपका यहाँ पर चला गया है। ओके, और आपने यहाँ पर सिलोगिज्म खत्म कर लिया है। देन इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, देन उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, ऐसे ही हर एक चैप्टर को आपको लेके जाना है। पहले प्री, इसके बाद प्री के सवाल, देन उसका प्री का जो सेक्शन हम होके वो एंड उसके बाद मेंस के सवाल एंड उसका जो मेंस की जो सेक्शन हम होके ये ऐसे ही आपको लेके जाना है। ओके ओके, देन आता है हमारा जो मे मंथ। मई से जून मास, मई से जून मंथ को हमको क्या करना चाहिए? तो ये जो मई से जून मंथ है आपको फुल लेंथ मॉक देना चाहिए, फुल लेंथ मॉक, और वो भी प्री का भी और मेंस का भी। आप वीकली वीकली आप 2 प्री का मॉक दे सकते हो। Means दो तो आप दो प्री का ये मॉक देना ही पड़ेगा, और साथ में एटलीस्ट वो मेंस का मॉक भी आपको देना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। ये फुल लेंथ मॉक भी आप यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते हो, इसको देना ही पड़ेगा। एंड वहाँ पर जो हमने जो पहले जो बुक यहाँ पर लिया था, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, ये जो बुक था ये 3 मंथ पे अपने ये बुक ख़त्म कर लिया। देन जो मई मंथ आता है, मई और जून, इस जो 2 मंथ मिलेगा आपको, इसमें भी आपको ये जो बुक है ये बुक को फिर से एक बार उठाना है एंड फिर से एक बार A to Z यहाँ पर ख़त्म करना है। ओके, ये फिर बुक भी हो गया एंड फुल लेंथ मॉक एंड प्री प्लस मीन्स ये जो मॉक है वीकली आप दे रहे हो 2 नंबर प्रीमो एंड दो आपका मेंस कम। ओके, एंड देन उसके साथ आपको क्या करना है, PYQ करना है। PYQ मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको देना पड़ेगा। ओके, देन यहाँ पर खत्म हो गया हमारा फुल लेंथ मॉक। प्री प्लस मीन्स आप वीकली दे रहे हो 4 मॉक, जिससे कि प्री का 2 मॉक एंड मेंस का भी 2 मॉक। अगर आप ऐसे चलते हो तो आपका मई और जून भी खत्म हो गया। देन आता है आपकी जो मंथ है वो है जुलाई मंथ। ओके, अगर आप समझ सकते हो, अगर आपकी एग्ज़ाम फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त है, इस जून मंथ को आप कैसे एलिब्रेट करोगे? ओके, तो इस जून मंथ को आप कर सकते हो जैसे 1 जून से 1 जुलाई से आप 20 जुलाई तक आपको पर डे प्री का 1 मॉक देना पड़ेगा।
ये आपका नेसेसरी पार्ट है, 1 मार्क देना पड़ेगा एंड साथ में उसका एनालिसिस भी करना पड़ेगा। और उसके साथ भी आपको ये जो 20 डेज है, इस 20 डेज में आपको एटलीस्ट 2 से 3 मेंस का भी मॉक देना पड़ेगा। ओके। तो आप जब जुलाई मंथ एंटर किया आपने, 1 जुलाई से 20 जुलाई तक आपने क्या किया, हर एक दिन पर डे एक प्री का मूव दिया and उसके साथ उसका एनालिसिस किया। देन ये जो 20 डेज है, वो 20 डेज में आप मेंस का जो मॉक है ये 2 से 3 मॉक आपने दे दिया। देन आता है 21 जुलाई से एग्ज़ाम की बिफोर एग्ज़ाम जो डे होता है तब तक आप क्या करोगे? तब अगर आपका कैसे समझ सकते हो, 5 अगस्त आपका अगर एग्ज़ाम है, 5 अगस्त आपका आपके एग्ज़ाम है, तो ये जो 21 जुलाई से आपको एग्ज़ाम की पहले दिन तक आपको पर डे 2 मॉक देना पड़ेगा। यानी यहाँ पर सिर्फ ओनली प्री, यहाँ पर मेंस को आपको अवॉइड करना है। इस 15 डेज को आपको मेंस को अवॉइड करना है, फिर ओनली प्री को ध्यान देना है। पर डे आपको दो प्री का मॉक सॉल्व करना है एंड देन प्री का क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ओके। तो एंड देन उसके बाद आपके अगर प्री का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते, प्री के एग्ज़ाम की जो डे नेक्स्ट डे से ही आपको मेंस के लिए लग जाना है। आप ये नहीं समझ सकते हो कि ऐसे नहीं बोल सकते हो कि अगर हमने प्री एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद प्री एग्ज़ाम की जो रिज़ल्ट आएगा तब जाके हम मेंस की तैयारी करेंगे, ऐसे नहीं। प्री का जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, इसके नेक्स्ट डे से ही आपको प्री का तैयारी करना है, क्योंकि प्री एग्ज़ाम की रिज़ल्ट होने के बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है मेंस एग्ज़ामिनेशन पे। ओके। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आपको हाँ, ये सिर्फ रीजनिंग के लिए नहीं है, मैथ हो, इंग्लिश हो या रीजनिंग हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको कोई नहीं रुक सकता एग्जामिनेशन पे। आप एक अच्छा नंबर ग्रैब कर पाओगे हर एक एग्जामिनेशन पे, अब अगर ऐसे कर सकते हो। और एक बात आता है, अगर ऐसा हुआ, अगर सेकेंड वीक पर हमारा मेंस एग्जाम हुआ और इस सेम मंथ का 4th वीक पर अगर हमारा किसी और का किसी और एग्जामिनेशन का अगर प्री हुआ, तो इस टाइम को हम कैसे मैनेज करेंगे? तो इस टाइम को आप ऐसे मैनेज कर सकते हो 3:1 रेशियो में। जैसे कि आप अगर 4 आवर्स स्टडी कर रहे हो, तो मेंस के लिए आपको 3 आवर्स देना पड़ेगा और बाकी जो 1 आवर्स है उसको आप प्री को आप प्री को प्री को देना पड़ेगा 3:1 रेशियो में। ओके। और ये 3:1 रेशियो को हम आगे आने वाले जितने भी सेशन है उसमें किसी भी एक में हम अच्छे से एलिब्रेट कर देंगे। ओके। तो अब बात आता है, ये जो सेक्शनल मॉक है मैंने पहले ही बताया, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, इसको आप कंपलसरी देना ही पड़ेगा। आप इस दोनों सेक्शनल मॉक को अवॉइड करो तो आप ब्लेंडर मिस्टेक कर रहे हो। सेम यहाँ पर अगर फुल लेंथ मॉक को आप मिस कर रहे हो, नहीं दे रहे हो, तो भी आप यहाँ पर ब्लेंडर मिस्टेक करो। इस दोनों चीज़ को आप कंपलसरी देना ही पड़ेगा कम से कम। और एग्ज़ाम की जो पहले जो 15 डेज है वहाँ पर तो आपको पर डे आपको एटलीस्ट 2 मॉक देना पड़ेगा। और इसके जो पहले जो 20 डेज है उसमें भी आपको हर डे पर डे 1 मॉक देना पड़ेगा, तब जाके आपकी सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि सिलेक्शन जो होता है कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट अगर आप कंसिस्टेंट रह पाते हो और डेडिकेशन से पढ़ाई कर पाते हो, तब जाके आपकी सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप अगर ऐसे करते हो, अगर वीकली आप अगर आप 4 दिन पढ़ाई करते हो और 2 दिन नहीं करते हो, तो ये जो 4 दिन पढ़ाई किया है ये भी बेकार है। तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा ज़रूर, नहीं तो नहीं होगा। ओके। तो जैसे कि सेशन के पहले ही मैंने बताया आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, तो ये क्या है देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो, मुझे इतना ज़्यादा बोलने की शायद यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। A to Z रीजनिंग द फाउंडेशन बेस स्टार्ट ऑन 10th of November ऑन यूट्यूब। तो 10th of November से ये जो रीजनिंग की जो फाउंडेशन बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है इसी बैंकिंग फिगर चैनल पर। ओके। तो
10 नवंबर से आप सब लोग जुड़िएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर टाइम वेस्टिंग करने वाला एक भी सेशन नहीं होगा। आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा एंड कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा हर एक सेशन में। ओके, तो आप देख सकते हो इस पूरा जो फाउंडेशन बैच है उसको पूरा कैसे मीन्स कैसे लेके जाऊंगा ए टू जेड तक। जो कोर्स ऑफ हाईलाइट है, ये जो पूरा फाउंडेशन बैच है वो 80+ आवर्स का होने वाला है। उसके जो सिलेबस है प्रीवियस ईयर और करंट ईयर जो एग्जाम हुआ उसके बीच होगा। एंड स्टडी आप एनी वेयर एनी टाइम कर सकते हो, जो यूट्यूब पर है इसलिए। और स्टडी एज पर योर ओन शेड्यूल, आप आपके अनुसार भी कर सकते हो क्लास यहाँ पर। एंड जो एग्जाम कवर्ड है वो IBPS RRB SBI एंड LIC। और जो सब्जेक्ट कवर होगा वो रीजनिंग, और कोर्स ऑफ लैंग्वेज जो होगा वो हिंदी एंड इंग्लिश। और वर्चुअल गाइड दिस मी और एक बैंकिंग स्टूडेंट। एंड उसके बाद देख सकते हो कौन कौन सी टॉपिक पे हमने कितने टाइम दिया है। ओके, अल्फान्यूमेरिक सीरीज पर 8 क्लास, कोडिंग डिकोडिंग पर 6, इनइक्वालिटीज पर 8 क्लास, एंड सिलोगिज्म पर 8 क्लास, सेटिंग अरेंजमेंट पर 12 क्लास, एंड पजल पर 12 प्लस, एंड ग्रेजुएशन पर 4 क्लास, एंड डायरेक्शन डिस्टेंस पर भी 4 क्लास, एंड ऑर्डर एंड रैंकिंग पर भी 4 क्लास, एंड मशीन इनपुट पर भी 6 क्लास, लॉजिकल रीजनिंग पर 6 क्लास, एंड DS पर 6 क्लास। और एक चीज़ यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो, सबसे जो ज़्यादा टाइम दिया गया ये सेटिंग अरेंजमेंट और पजल पर भी। क्योंकि हमने पहले भी जो एग्जाम एनालिसिस मतलब ट्रेंड देख रहे थे PO एंड क्लर्क बोथ का भी 3 ईयर का, तो हमने देखा यूज ऑफ क्वेश्चन सेटिंग मैनेजमेंट और पजल से ही रहता है। इसलिए इस दोनों सेशन, इस दोनों जो चैप्टर है उसको हम ज़्यादा टाइम दिया। तो लास्ट में बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि 10 नवंबर से जुड़िएगा ज़रूर। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी।